हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस इंडिया के बहुत बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, जैसे गेट एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज का शो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कई स्टूडेंट्स, जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, वो मुझे पूछती हैं कि सर क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे अंदर इतना कैलिबर है, क्योंकि मैं नॉर्मली देखती हूँ कि बॉय स्टूडेंट्स ही ज़्यादा निकालते हैं। और खासकर एक और पॉइंट रहता है कि ईसीई ब्रांच में वैकेंसीज कम है, ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। तो क्या मेरी पॉसिबिलिटी है? तो आज ये सारे मिथ्स जो हैं वो हमें एक लेजेंड ऐसी बस्ट करके बताने वाले हैं, अपना सब कुछ शेयर करेंगे, एक्सपीरियंसेस, टिप्स, ट्रिक्स। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? जी, आई एम privileged to be here, sir. Thank you so much for the introduction. My name is Priyam Vada and I secured engineering services rank 15 this year. बहुत बहुत अच्छा। मतलब आप ऐसे भी नहीं कि आपका रैंक बहुत पीछे, आपका बहुत अच्छा रैंक है। मतलब इस रैंक को लाने के लिए आई होप आपने ना बहुत मेहनत की होगी। क्या एक शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि आपका कैसा रहा था ये सफर? कहाँ से आपने स्टार्ट किया था? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक क्विक कि लोग जान सकें कि आप हैं कौन। जी, मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। हमारा शहर बहुत ही छोटा है और यहाँ किसी को, ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में पता भी नहीं है। तो जब हम लोग कॉलेज गए थे तो यहाँ पर कोई आइडिया नहीं था कि इंजीनियरिंग सर्विस जैसा भी कुछ होता है। हमारे सर आए, क्लास में ओरिएंटेशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा कॉलेज था IIIT इलाहाबाद। तो सर ने वैसे ही कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि IIIT जो है वो ज़्यादा IT बेस्ड है और आपकी पूरी एजुकेशन भी IT की तरफ ही डायरेक्टेड होगी, और आपका जो है प्लेसमेंट भी IT सेक्टर में ही होगा। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो लोग या तो आगे गेट के लिए सोच सकते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए सोच सकते हैं, जिससे जो है आपको मतलब गेस्टेड पोस्ट मिलती है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी। मैंने बोला इंजीनियरिंग सर्विस, फिर मैंने आके गूगल किया और उसके बाद मुझे दिखा कि इतनी कम वैकेंसीज हैं कि उस समय मेरा पूरा स्टैमिना ही खत्म हो गया। मैंने बोला मुझे नहीं करनी तैयारी, बहुत ही कम, इसमें तो सिविल सर्विस से भी कम वैकेंसी है। और मैंने उस समय ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और मुझे लगा कि नहीं, अब मैं प्लेसमेंट की तरफ ही ध्यान दूंगी। मुझे प्लेसमेंट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे सोचूंगी कि क्या करना है। मतलब वही बात है, मैंने जो स्टार्टिंग में ही कहा वो एक्चुअल में होता है। मतलब वो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक एस्पिरेंट सोचता है कि इस चीज़ की तैयारी करे तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, फिर उसके बाद देखते हैं ईसी है और भी कम पोस्ट रहता है। पर ओवरऑल एक चीज़ अगर बात हम लोग लेके आए ना, कि चाहे कितने भी सीट निकले, हमको तो एक ही चाहिए ना। और कई बार ऐसा रहता है ना कि आपको आपका कैलिबर नहीं पता रहता है कि आप कितने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज से शायद उस ईयर में जब आप थे तब आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना अच्छा रैंक लाऊंगी। आपको आपका पोटेंशियल नहीं पता रहता ना उस समय आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज को बताएंगे? जी सर, बिल्कुल। आप जब कॉलेज वगैरह में होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है उस वक्त, और कॉलेज में तो जाते ही एक अलग सा माहौल हो जाता है। वहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा हो जाती है, और कुछ टाइम में आप भी भूल जाते हैं कि आपको मेहनत करनी थी और आपको क्या करना था। फिर फाइनल ईयर में लोगों को याद आता है कि अरे अब तो प्लेसमेंट होने वाली है हमारी, अब हमें इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। और उस समय आदमी को कुछ भी नहीं पता होता है। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे भी नहीं लगा था कि मतलब ये इतना आसान होने वाला है। पहले मैंने गेट की तरफ ही ध्यान दिया कि उसमें थोड़ी वैकेंसीज उस वक्त ज़्यादा थी, और उसके साथ साथ जो है आपके पास एमटेक का ऑप्शन रह जाता है उसमें। तो मुझे लगा कि वो एक बेटर अनसेफर साइड होगा। फिर उसके बाद मतलब एक्सीडेंटली मेरा अच्छा रैंक नहीं आ पाया। 2018 में मैंने दिया था, पर उतना अच्छा हुआ नहीं। तो फिर मैंने मतलब मेरे फादर ने बोला कि मैं हमेशा से, जैसे बोर्ड में मैंने 96% लाया था, तो मेरे फादर ने बोला कि तुम्हारी जो है राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है हमेशा से, तो तुम जो है उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देती हो जहाँ रिटन पेपर वगैरह भी होते हैं। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया। पहले था कि सिविल सर्विस की तरफ ध्यान देना है, लेकिन 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जो है इंटरेस्ट कम हो गया था आर्ट्स और वो सारी सब्जेक्ट्स पे। तो फिर लगा कि नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस जो है उसकी तरफ एक बार ट्राई किया जा सकता है, और फिर मैंने देना शुरू किया। एंड मतलब लगता है कि ऐसे कि बहुत ही आसान होगा, बट इट्स वेरी टफ। व्हेन यू कीप गिविंग एग्जाम्स और सिलेक्शन नाउ इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। सब लोग जज करने लगते हैं आपको, और उसके बाद वो आंसर करना सबको कि तुम तो 12th में टॉपर थे, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग एनीवेयर व्हेन एवरीबॉडी इज वर्किंग। तो ये सारी चीजें फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते उसके बाद। तो आपने ना दिल
ले लिया। मतलब ऐसे पॉइंट को आपने टच किया है ना। एक्चुअली बात क्या है ना, जब आप एक बार टॉप करते हैं ना तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसे रहती है ना कि ये बहुत अच्छा करेगी, और वो भी ना रहे ना तो कई लोग ये भी सोचते रहते हैं ना कि इसने इस समय किया, देखते हैं अभी आगे क्या करेगी करके। वैसे कई उंगलियां आपकी तरफ पॉइंटेड आउट रहती हैं। और लास्ट एक और बात ये है ना कि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से निकले हैं तो ये भी रहता है कि वहां पर तो सिलेक्शन हो जाता है, आप उसको ठुकरा के फिर अपनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो एक चैलेंज वाली बात आ जाती है। और लास्टली अगर लास्ट में एक चीज देखा जाए ना जो हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि लड़की है करके, है ना कहीं ये बात भी रहती है कि ये कहाँ तक हो गई। आई होप शायद आपने भी ये सब कहीं सुना होगा, क्या आप उसको थोड़ा सा बता सकते हैं? क्या पता यहाँ पर कोई इंस्पायर हो जाए इस बात से। जी सर बिल्कुल, मेरे खुद की फैमिली रिलेटिव्स जो हैं, एक्सेप्ट माई मदर फादर, मुझे लगता है हर किसी ने आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरा नहीं हुआ तो हर किसी ने बोला कि किसी से शादी कर लो, लड़कियों की लाइफ तो ऐसे भी सेट हो जाती है इफ यू गेट मैरिड टू समबडी हु इज सेटल्ड। तो उसके बाद जो है फिर सबने इंसिस्ट किया, मेरे रिलेटिव्स जो है उन लोगों ने कई रिश्ते भेजने लगे कि नहीं अब आप शादी कर लो, अब आप छोड़ दो। सबको लगने लगा कि नहीं, शी हैज वेस्टेड 4 years ऑफ हर लाइफ इन कॉलेज और अब जा करके भी कुछ नहीं होना है, तो फिर अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है कि तुम शादी कर लो या फिर जल्दी से कहीं जॉब पाओ, तभी मतलब लोग शांत होने वाले हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया उस चीज़ में मुझे, और मैं तो मतलब एक स्टेज ऐसा आया कि मैंने अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से बहुत कांटेक्ट नहीं रहा मेरा काफ़ी टाइम तक, बिकॉज उन लोगों ने मतलब इतना स्ट्रेस आने लगा था कि अब छोड़ दो प्रिपरेशन, कब तक ऐसे करोगे। तो फिर उसके बाद लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, इतना पढ़ाई की है, इतना मेहनत किया है, तो आई कैन नॉट लेट इट गो फॉर अदर्स। क्योंकि लोगों को बस रिजल्ट दिखता है, आपको पता रहता है कि आपने उस चीज के लिए कितनी मेहनत किया, और वो मेहनत कभी काउंट नहीं होगा अनटिल आप उस जगह पे सक्सीड हो जाते हैं। वो कोई भी चीज को नहीं गिना जाएगा, वो बस ये बोला जाएगा कि मस्ती हो रही है, आपने टाइम वेस्ट किया है, आपने पैसा बर्बाद किया है, हर एक चीज बोल दी जाएगी अनटिल आप सक्सीड हो जाते हैं। ये हर एक कोई फेस करता है, हर एक कोई। बस आप ये ना कि आज आप ये बोल्डली इस चीज को बोल पा रहे हैं ना, तो इतना खुशी हो रहा है सोच के कि हाँ ये सब होता है और आपने इस चीज को फेस किया है। और यहाँ पर भी जो व्यूअर्स होंगे जो इस चीज को देख रहे होंगे वो इस चीज को समझ सकेंगे कि नहीं यार, जिस भी पोजीशन पे हो इससे आगे ही बढ़ना है, क्योंकि अगर रुके तो वो जो लोग सोच रहे हैं आपके बारे में वो लोग सही प्रूव हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए प्रेजेंटली जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस वक्त, क्योंकि आप लोगों की ओपिनियन का अगर सोचेंगे तो फिर आप प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, वो आपका प्रोसेस भी हैम्पर करता है और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा अप्रोप्रिएट। तो इट्स बेटर कि आप लोगों की बात को कुछ वक्त तक के लिए छोड़ दें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस ही होना या कुछ ऐसे एग्जाम ही होना, मुझे लगता है कि जिन भी लड़कियों को इस तरह की परेशानियां हैं कि घर वाले चाहते हैं कि आप शादी कर लो, आप प्रिपरेशन नहीं करो, उनको वक्त नहीं देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपका जो ड्रीम है आपको उसके लिए डटे रहना चाहिए, इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई करी है, दूसरे आदमी इस चीज को नहीं समझ सकते कि आप क्या सोच रहे हो उस वक्त। बहुत सही, मतलब आप रियली सैल्यूट के लायक है इस बात के लिए। पर अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात हम लोग करने वाले हैं, रिजल्ट आया वो दिन एक्सप्लेन करिए और आपके उन्हीं रिश्तेदारों का रिएक्शन हमारे साथ शेयर करिए। सर रिजल्ट वाला दिन तो लाइक मतलब हम लोग जो है जब से एग्जाम हुआ है लगभग हर दिन जो है वेबसाइट कम से कम 10-20 बार चेक करते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने 5 o'clock हो गया था, मैंने बोला अब आज तो रिजल्ट नहीं आना, तो मैं ऐसे सो गई कि अब नहीं आएगा आज भी, अब कल का इंतजार करना होगा। और फिर अचानक से 6 बजे मैंने वेबसाइट देखी और मैंने देखा कि रिजल्ट इज आउट, एंड बिना किसी को बताए द फर्स्ट थिंग आई वाज डूइंग कि मैं अपना नाम खोज रही थी कि मैंने देखा कि मेरा नाम है। उसके बाद आई शाउटेड कि मम्मा मेरा हो गया है, एंड शी आल्सो क्रेम, एंड वी बोथ स्टार्टेड क्राइंग। और उसके बाद तब ऐसा लगा, मतलब आई कैन नेवर एक्सप्लेन दैट फीलिंग जो उस वक्त थी। तब आप 2-3 साल इस चीज के लिए लगा रहे हो, एंड व्हेन यू फाइनली गेट इट तो इतना अच्छा लगता है कि उस चीज को एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता है। एंड उसके बाद फिर हमने लोगों को कॉल करना शुरू किया कि अरे रिजल्ट आया है ऐसा हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा था सब कुछ। और जिन लोगों का मैं कहती हूँ क्रिटिक्स तो है वो अच्छे ही होते हैं, इट गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ एक्चुअली टू वर्क हार्डर। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है क्रिटिक्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने मुझे इतना परेशान किया कि मैं ये अचीव कर पाई हूँ। सही बात है।
सही बात है। यही ना मुझे लगता है टॉपर्स का, मेहनत करने वालों को और अचीवर्स का ना एक पॉइंट होता है कि वो हर एक क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं इस चीज से बेटर करना है। और जो भी सक्सेसफुल हुआ है आज तक, जिसको भी हम लोग जानते हैं, इलॉन मस्क का अगर आपने नाम सुना ही होगा, तो उनके लिए भी जब वो कितने बार फेल हुए थे, एपीजे अब्दुल कलाम जो फेल हुए थे, सब कोई मजाक उड़ाए थे, और जब सक्सीड हो जाते हैं तो वही बोलने लगते हैं कि वाह देखो कितना अच्छा किया, नाम रोशन किया है, और मैं तो शुरू से जानता था कि प्रियंवदा टॉपर है, वो बचपन से मुझे उसके ऊपर विश्वास था। ये सारे कोटेशंस आपने अपने लिए सुने ही होंगे। जी बिल्कुल, बहुत। ये सब तो सुनने को मिला कि तुम्हारा नहीं होता तो किसका होता। मैंने बोला ये कॉन्फिडेंस पिछले 3 सालों में किसी का नहीं दिखा मुझ पे। ये सडनली पॉप अप हुआ रिजल्ट के बाद। बात सही है। ये एक मैं कहीं सुना था कि सक्सेस के बहुत फादर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, पर जो अनसक्सेसफुल होता है उसका कोई नहीं होता, मतलब वो ऑर्फन होता है। ऐसा मैं कहीं एक कहावत है हमारी हिंदी में। तो बहुत कुछ जानने के लिए मिल रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप हैं हमारे लिए नॉलेज का खजाना, तो आप एक एक करके अपना पिटारा खोलिए, बताइए हमारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर कि अगर प्रिपरेशन करना है कहाँ से स्टार्ट करें। प्री बताइए, मेंस बताइए, इंटरव्यू बताइए, अपनी स्पेशल गलतियां बताइए जो एकदम डॉट है कि ये वाला तो बिल्कुल मत करना वाला है ना। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए अगर आप एक कॉलेज पास आउट हैं या ड्रॉप लिए हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करें। जी सर, प्रीलिम्स में तो मुझे लगता है सबसे पहला फोकस प्रीलिम्स के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम है। तो उसके लिए, और क्योंकि ये टेक्निकल सर्विसेज हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले है कि अपना टेक्निकल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मैंने ये फील किया कि आप जनरल स्टडीज़ में कितना भी प्रिपेयर कर लो, बहुत मार्क्स नहीं आ पाते उसमें रिलेटिवली जितना आप अपने टेक्निकल डोमेन में स्कोर कर पाते हैं। तो फिर मैंने तो बहुत ज़्यादा अपना टेक्निकल पे ही फोकस रखा। तो टेक्निकल में मुझे प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स भी आए, और उसमें जो है जीएस पेपर में तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मेरी जो है मतलब जनरल स्टडीज़ उतनी अच्छी नहीं रही है कभी भी, तो बट मेरा एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स जो है वो हमेशा से अच्छा रहा। तो मैंने क्या किया, इस बार मेरे पेपर में वो लास्ट में था एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, और मैंने पूरे पेपर को बहुत टाइम दे दिया, और मेरे पास हार्डली 10 मिनट्स बचे उस सेक्शन को कवर करने के लिए। तो उसके बाद जो है मतलब एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स का लॉस था मेरे लिए कम्प्लीटली। तो मैं कहना चाहूँगी जिसको जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है आप पहले वो करें, क्योंकि जैसे ही आप कोई और सेक्शन पिकअप करते हैं जो आपका वीक पॉइंट है, तो उसके बाद फिर आपके लिए एंड में उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इट अल्टीमेटली मेरे को इस बार मतलब जीएस पेपर में सिर्फ 67 मार्क्स आ पाए, जबकि लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो इससे ज़्यादा आए थे, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो अप्रोच मेरा गलत हो गया। मैंने पेपर स्टडी नहीं किया, मैंने सीधा अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक जो प्रीलिम स्टेज में मैंने किया। मेंस के लिए तो मैं मतलब हमेशा से ये है कि मैं थोड़ा राइटिंग मेरी हमेशा से रही है कि मैं ज़्यादा लिखती हूँ, हर चीज़ों को मैं पढ़ती भी हूँ तो मैं लिख लिख के ही पढ़ती हूँ, उसके बिना मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो मैंने लिख लिख करके काफ़ी प्रैक्टिस करी, क्वेश्चंस डिफरेंट टेस्ट सीरीज लिए, टेस्ट सीरीज से जो है मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, जिससे मतलब आपको प्रैक्टिस बनती है। क्योंकि मेंस जो है बेसिकली वो नॉलेज से कहीं ज़्यादा मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें आप कितना मार्क्स बना सकते हैं, ना कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि आप 5 क्वेश्चन रहते हैं उसमें आप सारे अटेम्प्ट भी कर लोगे, तो मे बी आपने ऐसा सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया जिसमें आप मार्क्स नहीं ला पाए उस वक्त। तो जो भी चीज़ की प्रिपरेशन आपकी है और जितना भी आप उसको मैनेज करो, टाइम डिवीजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंस एग्जाम में, और प्रिपरेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते आप। और इंटरव्यू तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्पेशल स्टेज होता है, आप कितना भी पढ़ लो वहाँ आपसे एकदम अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि आपने जो 2 साल और 3 साल जो भी प्रिपरेशन करी है वो वहाँ पे रिजल्ट देता है एक्चुअली इंटरव्यू स्टेज पे, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और आपके मतलब कहिए कि टेक्निकली कि कैश मेमोरी में स्टोर्ड होनी चाहिए, क्योंकि रिट्राइव करने का टाइम नहीं है आपके पास वहाँ। इमीडिएटली यू हैव टू आंसर एवरीथिंग। और यू कांट फेक दैट, फेक नहीं कर सकते। जो इतने दिन से आपने प्रिपेयर किया है, व्हाटएवर इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट यू एक्चुअली आर, वो आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू में। एग्जैक्टली तो इंटरव्यू जो है वो तो बहुत ही मतलब मैंने उसमें भी एक गलती करी, मैंने टाइम नहीं देखा था। मेरा फॉरनून सेशन में इंटरव्यू था, तो मेरा इंटरव्यू 6 कैंडिडेट्स पर स्लॉट डिवाइडेड रहते हैं, तो मैं 6th नंबर पे थी। तो मुझे था कि ऐसे आप माइंडसेट में रहते हो कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंदर जाके करना है, तो मैंने सोच रखा था वैसे ही। मुझे ये ध्यान भी नहीं था, मैंने घड़ी नहीं देखी कि टाइम ज़्यादा हो गया है।
12:45 हो रहे थे जिस समय मैंने एंटर किया, और मैंने जाके अंदर सबसे पहले बोल दिया गुड मॉर्निंग सर, और सर का उधर से रिस्पॉन्स आया कि गुड आफ्टरनून, और मैं थोड़ा डर गई, मुझे लगा कि ऐसे घुसते घुसते गलती हो गई, अब पता नहीं आगे क्या होना है। लेकिन फिर भी मतलब इतना वहाँ के जो पैनलिस्ट होते हैं वो इतना आपको कंफर्ट कर देते हैं कि फिर उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद वो बस एक कॉन्वर्सेशन रह जाता है, वो एक इंटरव्यू नहीं रह जाता है। तो आई थिंक कि बस आपको उसके बाद जो आता है आपको कहना है, जो नहीं आता है यू शुड स्ट्रेट फॉरवर्ड से कि मेरे को नहीं आता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बहुत सही मैम। ये मैं यहाँ पर सारे एस्पिरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों का जो भी इंटरव्यू का कभी भी आप इस वीडियो को देखें, इस बात को जान लीजिए कि आपको वहाँ पर रिजेक्ट करने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको वहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बुलाया गया है। आपको डरना नहीं है, आपको बस ये प्रेजेंट करना है जो आप हो। मैं मान रहा हूँ कि पैनिक सबको होता है भाई, हमको भी बोल दिया जाए अचानक से कि प्रधानमंत्री के सामने जाके बोलिए या कुछ भी हो तो हम भी पैनिक हो जाएंगे, चाहे कितना भी बात किया हो हमने। तो ये है कि आफ्टर अ वाइल आप कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी भी चीज में, और इस चीज का भरोसा रखिए कि इतना दूर आप पहुंचे हैं तो आपका टेक्निकल तो आप साउंड है ही, और बाकी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी आपको दिख जाएगी। सब कुछ बहुत अच्छा है मैम। जैसे अगर अब मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी ब्रांच का हूँ, मैं मैकेनिकल का, मैं इसी आपसे इंस्पायर होकर मैं सोच लिया हूँ कि अब तो मैं इसी से ही दिलाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि मुझे किन टॉपिक्स, किन सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए अगर मुझे प्रिपेयर करना है और मेरे पास करीब 6 महीना 1 साल का ड्यूरेशन है, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब अभी से क्या किन टॉपिक्स से मैं स्टार्ट करूँ? सर उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो सब्जेक्ट्स जो हैं आपके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिनके। सबसे पहले जैसे कि हमने देखा है नेटवर्क थ्योरी, उसमें से एक है। नेटवर्क थ्योरी से जो है आपके प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन रह रहे हैं इधर, और मेंस में भी रह रहे हैं, और वो थोड़ा समझना भी आसान पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो उस सेक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ें, सबसे पहले उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करें। दूसरा मुझे लगता है कि इधर कंट्रोल सिस्टम का भी वेटेज बहुत बढ़ गया है, और वो भी सब्जेक्ट थोड़ा ईजी पड़ता है स्टूडेंट्स को याद करना और समझना। तो मुझे लगता है कि वो सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं। और साथ में जो हम लोग कहते हैं, हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का फेवरेट होता है ईडीसी और एनालॉग सर्किट्स, बट ये इनके इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहते हैं कि ये मोस्टली जो है आपको मार्क्स नहीं दिला पाते। तो इसलिए जो है आपको उन सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना चाहिए जो मार्क्स फेचिंग ज्यादा है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। बाकी मुझे भी लगता है कि ईडीसी और एनालॉग सर्किट्स दीज आर ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स, बट स्टिल एग्जाम पर्सपेक्टिव से व्हाट यू नीड, व्हाट कैन गिव यू मोर मार्क्स। तो उस हिसाब से कंट्रोल सिस्टम है, और फिर उसके बाद आपका मैंने बताया सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एक है, उस पे भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस इस बार मैंने देखे प्रीलिम्स में उससे थे। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स से, कंट्रोल सिस्टम्स के बहुत ही स्ट्रेट ऑन डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डिजिटल सर्किट्स के बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस थे। और ये सारे सब्जेक्ट्स जैसे हम लोग कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये थोड़े ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं जो समझ में आ जाते हैं थोड़े जल्दी, और इनसे क्वेश्चंस भी बहुत डायरेक्ट आते हैं। तो पहला फोकस तो इनको देना चाहिए एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए। और जीएस में तो जैसा मैंने अपनी गलती बताई तो वो ना ही करे कोई, तो आप पहले जो एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे ध्यान दें, क्योंकि वो ऐसे डोमेन है जो मोस्टली इंजीनियर्स के अच्छे ही होते हैं, तो आप पहले उस चीज़ पे ध्यान दें। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस इन दिनों आ रहे हैं एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, एक एनवायरनमेंट और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पिछली बार काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो ये 2-3 पेपर क्वालिटी और ये सब पेपर्स जो हैं आप पढ़ लें एक बार अच्छे से। और मुझे नहीं लगता है कि जैसे हमने देखा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो हमारे कॉलेज में कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि आईटी कॉलेज था, उनको था कि हमें पढ़ाना ही नहीं है। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हो गई इस चीज़ को समझने में, और मैंने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया। बट मैंने देखा कि इधर बीच उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे ज़्यादा, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। तो इसलिए आपको पहले मार्क्स एनालाइज करना चाहिए क्वेश्चन पेपर में कि किस टाइप से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और उस हिसाब से जो डोमेन आपको स्ट्रांग लगता है, जो आप कर सकते हैं, उसके ऊपर जरूर से ध्यान दें। बहुत सही। मतलब मैं आपकी तरफ से सबसे बड़ा प्रो टिप तो यही बोल सकता हूँ कि पहले तो आप एनालिसिस करो कि आपको पढ़ना क्या है, किस में ज्यादा आ रहे हैं, किस में कम आ रहे हैं, कौन सा आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। और सबसे बड़ी बात मैम के हिसाब से भावनाओं में नहीं बहना है ना, कि ये मुझे बहुत प्यारा है ये ईडीसी, तो मैं इसको पढ़े ही जा रहा हूँ, ये काम नहीं करना है आप लोगों को। आपको जो भी दिया गया है सबसे पहले ये देखना है किस में ज्यादा मार्क्स है, उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, फिर उसके बाद बाकी जितना भावनाओं में डुबकी मारनी है वो सब आप कर लें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ये बात आती है मैम, कई लोगों को मेंस से बड़ा डर लगता है।
कि उसमें पूरा लिखना पड़ेगा। अब क्या रहता है ना, गेट एग्जामिनेशन दिला के या बहुत सारे अदर एग्जामिनेशंस दिला के आदत खराब हो गई रहती है, ऑब्जेक्टिव दिला दिला के। हाँ, 4 ऑप्शन आएंगे, बस ऐसे लगाते जाएंगे, इस चीज की आदत हो गई रहती है। आपको क्या लगता है कि मेंस की तैयारी कैसी करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर ही सफिशिएंट है? आजकल रिसेंट में स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि मैं सर मेंस की तैयारी करनी है, तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर से कर लो। तो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का खत्म कर लिया, तो सिविल सर्विसेज का कर लो, सिविल सर्विसेज का खत्म हो गया तो फॉरेस्ट सर्विसेज का कर लो। तो आपके हिसाब से मतलब यही प्रीवियस ईयर ही सफिशिएंट है कि कोई बुक वगैरह भी रेफर करनी चाहिए?